सोचिए एक ऐसा राजा जिसकी याददाश्त कभी चुकती नहीं। और सोचिए एक ऐसा दिन जब वो कुछ ऐसा भूल जाए जो उसने पूरी सल्तनत के सामने ऐलान किया था। क्या था वो वादा? कौन सी ऐसी बात थी जिसे भूल जाना भी जुर्म बन सकता था? और जब दरबार के बड़े बड़े मंत्री भी अकबर को नहीं याद दिला पाए, तब सामने आया बीरबल एक मुस्कान और एक चालाकी भरी चुप्पी के साथ। लेकिन ठहरिए, इस बार मामला सिर्फ याददाश्त का नहीं है, ये बात किसी की इज्जत से जुड़ी थी और शायद किसी की चालाकी से भी। तो क्या बीरबल वाकई सच जानता था या वो भी एक दांव खेल रहा था? देखिए आज की मजेदार, उलझी हुई लेकिन बेहद चौंकाने वाली कहानी, अकबर की खोई हुई बात जो सिर्फ बीरबल को याद थी। कहानी के हर मोड़ पर आपका दिमाग भी कहेगा, वाह बीरबल। अकबर की खोई हुई बात जो सिर्फ बीरबल को याद थी। बादशाह अकबर उस दिन खासे खिन्न लग रहे थे। दरबार का माहौल शांत था, जैसे सब किसी अघोषित तूफान का इंतजार कर रहे हों। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी भौहें टेढ़ी थीं और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। बीरबल ने आते ही अंदाजा लगा लिया, कुछ गड़बड़ है। जहां पनाह, आपकी पेशानी पे सलवटें उस रूहानी किताब जैसी लग रही हैं जिसे पंडित भी उलटते हुए घबराए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर ने उसकी ओर देखा। बीरबल, मेरी बातों में मजाक ढूंढना बंद करो। आज कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कहीं कल रात आपने खाना खुद गरम कर लिया हो तो समझ आता है, बीरबल ने धीरे से कहा। दरबार में एक हल्की हंसी की लहर उठी, लेकिन अकबर गंभीर रहे। बीरबल, कल मैंने दरबार में एक बेहद अहम ऐलान किया था और आज मुझे वो याद ही नहीं कि मैंने कहा क्या था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हुजूर, क्या ये वही ऐलान था जिसे आपने सबके सामने घोषित किया था? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, पर अब याद ही नहीं आ रहा। सिर्फ इतना याद है कि वो कोई बड़ी बात थी और किसी की जिंदगी उससे बदलनी थी। तो फिर? बीरबल ने इधर उधर देखा। क्या अब उस व्यक्ति की जिंदगी यूं ही अधर में लटकी रहेगी? बिल्कुल नहीं, अकबर ने गुस्से में कहा। मैं उस बात को वापस जानना चाहता हूं और आज के आज जो भी दरबारी उसे याद दिलाएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो गलत कहेगा उसकी सजा भी तय है। दरबारियों की जुगाली। पहले आया राजा टोडरमल। जहां पनाह, आपने कल कहा था कि हर व्यापारी को अब टैक्स में छूट दी जाएगी। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। टोडरमल का चेहरा झुलस गया, जैसे किसी ने हिसाब की किताब जला दी हो। फिर अब्दुर्रहीम खाने खाना आए। बोले, आपने कहा था कि युद्ध में वीरता दिखाने वालों को जमीन दी जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया। ये मैंने 2 महीने पहले कहा था। वो कल की बात नहीं थी। अब दरबार एक अजीब तनाव से भर गया। कोई नहीं जानता था कल अकबर ने क्या कहा था, लेकिन सबको याद था कि कुछ खास कहा था, क्योंकि अकबर ने उस वक्त हाथ में म्यान से तलवार निकालकर घोषणा की थी। बीरबल, अकबर ने अब गहरी सांस ली। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी याद नहीं? बीरबल ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। मुझे तो हर वो बात याद रहती है जो आप कहते हैं, चाहे वो राजमहल में हो या रसोई में। तो बताओ, आखिर वो बात क्या थी? बीरबल थोड़ा झुके और बोले, हुजूर, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं वो बात दोबारा दरबार में कहूं? बिल्कुल, यही तो आज का सवाल है। बीरबल की चुप्पी और चालाकी। तो फिर? बीरबल ने कहा, मैं कहता हूं, अगर आप मुझे अकेले में सुनना चाहें तो मैं वह बात जरूर दोहराऊंगा, लेकिन यदि मैं उसे सबके सामने कहूं तो शायद आपकी नीयत पर सवाल उठें।
अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। क्या ये बात इतनी अजीब थी? नहीं हुजूर, बीरबल बोले, बस कुछ लोग उसका मतलब कुछ और निकाल सकते हैं। अब पूरा दरबार उत्सुकता से झुक गया। अकबर बोले, नहीं, मैं सबके सामने सुनना चाहता हूं। जो मैंने कहा था वो मैंने अपने होश में कहा होगा। कहो बीरबल, रहस्य खुलता है। बीरबल ने खड़े होकर कहा, कल आपने कहा था अगर किसी भी दरबारी ने अगले 7 दिनों में अपनी पत्नी को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया तो उसे एक अतिरिक्त जागीर दी जाएगी। दरबार में ठहाका गूंजा। मंत्रीगण असहज हो गए। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और वो कुछ पल के लिए बुत बन गए। क्या वाकई? अकबर ने धीमे स्वर में पूछा। हुजूर, आप तब कुछ हंस रहे थे और बोले थे, देखते हैं कौन मर्द अपने घर में अक्लमंदी दिखाता है। और आपने दस्तखत भी किए थे। अब दरबार में असली गड़बड़ शुरू हुई। कुछ दरबारी इधर उधर देखने लगे जैसे उनकी पत्नियां कहीं पर्दे के पीछे बैठी हों। अकबर अब मुस्कराए और बोले, बीरबल, अगर यही वो बात थी तो तुमने सही समय पर मुझे बचा लिया। अकबर की चाल, बीरबल की चालाकी। लेकिन बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम सच कह रहे हो या ये तुम्हारा दाव है? बीरबल हंसे। हुजूर, मुझे यकीन है आपने वो बात कही थी, लेकिन कोई गवाह? हुजूर, आप खुद तलवार हवा में घुमाकर बोले थे, औरतें मर्दों से चालाक होती हैं। लेकिन अगले हफ्ते हम देखेंगे कौन ज्यादा चालाक है। अब अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। तो तुमने मेरी नासमझी को भी समझदारी में बदल दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। अगर सम्राट की कही हर बात दरबार के आदेश बन जाए तो कुछ बातें मजाक में भी खतरनाक हो सकती हैं। अंत का मोड़ और सबक। अकबर ने फिर मुस्कुराकर बीरबल की पीठ थपथ पाई। आज मैंने जाना याददाश्त से ज्यादा जरूरी है विवेक। और बीरबल, तुमने दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बीरबल बोले, हुजूर, जो बातें कहने से पहले तलवार निकालनी पड़े उन्हें दोहराना कई बार खुद पर ही वार होता है। अकबर ने उसी समय ऐलान किया, मैं अपना कल का ऐलान रद्द करता हूं और जो भी बीरबल जैसी समझदारी दिखाएगा उसे ही इनाम मिलेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। हर बात जो मजाक में कही जाए जरूरी नहीं कि उसे कानून बना दिया जाए। अकबर की खोई हुई बात ने दिखाया, जुबान का वजन कभी कभी तलवार से भी ज्यादा होता है। और बीरबल की सूझबूझ ने बताया, बुद्धिमानी का असली काम होता है राजा को उसकी ही बातों से बचा लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखें, कभी कभी याददाश्त से ज्यादा जरूरी होता है सही बात को सही वक्त पर बोलना। अगली बार मिलेंगे एक और उलझी हुई लेकिन मजेदार अकबर बीरबल की कहानी के साथ। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जुलाहा जिसने कहा मैं सच बुनता हूं। शाही दरबार में उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। न केवल आसमान साफ था बल्कि राजा अकबर का मूड भी असामान्य रूप से अच्छा था। लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ, दुबला पतला, झुकी कमर, कंधे पर एक कपड़े की पोटली, लेकिन आंखों में तेजी और चाल में अभिमान। आते ही उसने झुककर सलाम किया और गहरे स्वर में बोला, जहां पनाह, मैं हूं जुबैर अली, एक मामूली जुलाहा लेकिन अपने हुनर में बेमिसाल। मैं झूठ नहीं बुनता हुजूर, मैं सच बुनता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो हमेशा शब्दों के खेल में रुचि रखते थे, थोड़े उत्सुक हुए। अकबर ने भौहें टेढ़ी की, सच बुनता है, इसका क्या मतलब? जहां पनाह, जुलाहा बोला, मैं जो कपड़ा बुनता हूं उसमें उस व्यक्ति का छुपा हुआ सच उभर आता है जो उसे उड़ेगा। यह सच न किसी ने बताया होता है
न किसी ने सुना होता है। यह वो सच होता है जिसे खुद वह व्यक्ति भी छिपा चुका होता है, शायद खुद से भी। अकबर हंसे, और तुम दरबार में आकर ये साबित क्या करना चाहते हो? मैं बीरबल को चुनौती देने आया हूँ, जुलाहा बोला। अगर बीरबल मेरी बुनाई में छिपा सच पढ़कर बता सके तो मैं अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा, लेकिन अगर वो असफल हुए तो मुझे शाही दर्जा मिलेगा, सम्राट के लिए राजकीय सत्य बुनकर बनने का। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बीरबल उठे, उनकी आंखों में मजाक की चमक थी। और तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? जुलाहा मुस्कराया और अपनी पोटली खोली। उसमें एक बेहद महीन और सुंदर शॉल थी, रेशमी, हल्की, लेकिन उसमें कसी हुई बुनाई थी जो देखने में आम लगती थी, पर कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बातें भी आम लगती हैं। इसे ओढ़िए बीरबल साहब, जुलाहा बोला, और फिर देखिए क्या आप अपना या किसी और का वो सच पकड़ पाते हैं जो इसमें दर्ज है। बीरबल ने शॉल को हाथ में लिया। उसकी बुनावट में कहीं कोई शब्द नहीं थे, कोई चित्र नहीं, बस महीन रेखाएं थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपने कंधे पर रखा, एक अजीब सी बात हुई। बीरबल की आंखें झपकीं। शॉल ओढ़ते ही उन्हें एक दृश्य दिखा। एक बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसने अपनी मां को फंसने से बचाने के लिए झूठ कहा। फिर वह बच्चा बड़ा हुआ, मंत्री बना, और आज दरबार में शाही वजीर बनकर बैठा था। बीरबल ने तुरंत शॉल उतार दी। हुजूर, बीरबल बोले, ये कपड़ा सामान्य नहीं है, इसमें किसी के अतीत की परछाई है। लेकिन चुनौती यह नहीं है कि इसमें क्या दिखता है, चुनौती ये है कि ये दृश्य क्या दर्शाता है, सच या गलत व्याख्या। तो क्या देखा तुमने? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा, मैंने वजीर आजम को एक झूठ बोलते देखा, वो झूठ जिसने उनकी मां को एक शर्मिंदगी से बचाया, लेकिन चोरी को ढक दिया। अब सवाल ये है, क्या वो झूठ बुरा था या नेक? दरबार में सब चौंक गए, वजीर सकपका गए। जुलाहा बोला, पर आपने शॉल से क्या देखा? ये सच नहीं है। यह दृश्य सत्य का अंश है, बीरबल बोले, लेकिन पूरा सच नहीं। एक बुनकर को सच्चाई बुननी आती है, मगर सच्चाई समझनी नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इसका क्या मतलब हुआ बीरबल? हुजूर, अगर सिर्फ चित्र दिखाना ही सच होता तो हर चित्रकार भविष्यवक्ता होता, पर यह दृश्य अतीत का एक टुकड़ा है, बिना संदर्भ, बिना पृष्ठभूमि। मैं कह सकता हूं कि ये सच्चाई का भ्रम है। और जुलाहा, सच्चाई नहीं, भ्रम बुनता है। जुलाहा पहली बार घबरा गया। अगर यही तुम्हारा उत्तर है, अकबर बोले, तो क्या हम माने कि तुमने चुनौती जीत ली? बीरबल बोले, मैंने चुनौती नहीं, नियत देखी। एक कपड़ा जो किसी को नंगा न करे, वही सच्चा वस्त्र होता है। जो शॉल दूसरों की इज्जत उधेड़ दे, वो सच नहीं, जुल्म होता है। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया, समझ सिर्फ देखने में नहीं, समझने में होती है। और जुबैर अली, तुम शाही दर्जा पाने के योग्य हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या हुजूर? जुलाहा बोला, तुम्हारी अगली शॉल बीरबल के लिए नहीं, खुद तुम्हारे लिए होगी, और अगर तुम्हें खुद का सच बर्दाश्त हुआ, तभी तुम महल के बाहर जाओगे। जुलाहा शॉल ओढ़ते ही कांप उठा, कुछ नहीं बोला, बस धीरे से पोटली समेटी और बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे चला गया। दरबार एक बार फिर हंसी और राहत की सांस से भर गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम न होते तो कपड़ों में लोग तलवारें छिपा लाते। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कपड़े चाहे जैसा भी बुना जाए, अगर बुनने वाले के इरादे उलझे हों तो उस पर रेशम भी झूठ लगता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो बच्चा जो हर सवाल का जवाब नहीं पता देता था। शाही दरबार की सुबह सामान्य लग रही थी,
पंखे झल रहे थे। उबासी लेते दरबारी बैठे थे और अकबर के सिंहासन के ठीक सामने एक लोटा गंगा जल रखा था, जिसे देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज का मुद्दा पानी का है या प्यास का। बीरबल ने आकर सिर झुकाया। जहां पनाह, आज का विषय शांति लग रहा है, लेकिन आपकी नजरें कुछ अलग बुन रही हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया। तभी एक सिपाही एक 11-12 साल के बच्चे को हाथ पकड़कर दरबार में लाया। नंगे पांव, उलझे बाल, लेकिन चेहरा इतना शांत जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उसने पहले ही नापता कहकर टाल दी हों। अकबर बोले, इस बच्चे को चांदनी चौक से लाया गया है। सुबह से गलीगली लोगों से उलझ रहा था। कोई उससे पूछे कुछ भी जवाब होता है नहीं पता। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट शुरू हो गई। नाम क्या है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। नहीं पता। कहां से आए हो? नहीं पता। माँ बाप कौन हैं? नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये मंत्रिमंडल में भर्ती हो सकता है। आधे तो वैसे भी हर सवाल पर यही कहते हैं। अकबर बोले, मैं चाहता हूं बीरबल कि तुम इस बच्चे से सच उगलवाओ या फिर साबित करो कि उसका नहीं पता असल में कितना गहरा है। बीरबल बोले, अगर दरबार इजाजत दे तो मैं इसे एक दिन के लिए अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने हामी भरी और बच्चा बीरबल के हवाले कर दिया गया। बीरबल का पहला प्रयोग, दूध वाला सवाल। बीरबल ने बच्चे को अपने घर ले जाकर सामने एक कटोरा दूध रखा। ये क्या है? नहीं पता। अगर तुमने पी लिया तो मिठाई मिलेगी। बच्चे ने पी लिया। अब बताओ क्या पिया? नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए। अब खेल शुरू था। दूसरा प्रयोग, नाम की चाल। बीरबल ने अपने सबसे बुद्धिमान सेवक से कहा, इस बच्चे को 2 घंटे तक सिर्फ उसका नाम ले लेकर पुकारो, राजा बेटा, राजा उठो, राजा चलो। 2 घंटे बाद बीरबल ने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं पता। शायद राजा। बीरबल चौंके नहीं, यही तो चाहिए था। अब तीसरा प्रयोग कठिन होना था। तीसरा प्रयोग, गहरी स्मृति की चुनौती। बीरबल बच्चे को उस गली में ले गए जहां से उसे पकड़ा गया था। हर नुक्कड़, हर दुकान पर उसे ले जाया गया। एक जगह बच्चा थम गया, एक हलवाई की दुकान के सामने। यहाँ क्या हुआ था? बीरबल ने पूछा। बच्चा धीरे से बोला, नहीं पता, पर यहाँ कुछ अच्छा लगता है। हलवाई हंसा, हुजूर, ये बच्चा 2 दिन से हर सुबह यहीं आकर बैठता था। मैं इसे जलेबी देता था और ये कुछ नहीं कहता था, बस देखता रहता था। बीरबल ने सिर हिलाया, जैसे कोई लंबा सूत्र अब सुलझने लगा हो। दरबार में वापसी, बीरबल का खुलासा। अगले दिन दरबार में फिर वही बच्चा पेश हुआ। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इस बच्चे की गुत्थी सुलझी? बीरबल बोले, हुजूर, यह बच्चा अपनी याददाश्त नहीं खो चुका, यह बस बोलने से डरता है। इसने दुनिया से कुछ ऐसा सीखा है जो इसे हर जवाब से दूर करता है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मैंने इससे झूठ नहीं, आदत तोड़ी है। यह हर जवाब में नहीं पता इसलिए कहता है क्योंकि यही इसे सिखाया गया है, शायद किसी भय से, किसी सजा से, किसी असहाय अनुभव से। बच्चे ने आगे बढ़कर खुद कहा, मैं बोलता था, बहुत कुछ बोलता था, लेकिन जब मैंने अपने अब्बा को किसी गलत काम में देखा और किसी को बताया तो मुझे घर से निकाल दिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब से मैंने ठान लिया, कुछ न कहूंगा, क्योंकि सच से सब नाराज हो जाते हैं। अकबर की आंखें नम हो गईं।
बीरबल, अब इस बच्चे का क्या होगा? हुजूर, बीरबल बोले, इसे एक गुरुकुल में दाखिल कराया जाए, जहां बोलने की आजादी हो, डर नहीं। और मैं स्वयं इसे हर हफ्ते मिलने जाया करूंगा, ताकि ये जाने की पता होना कोई जुर्म नहीं होता। अकबर ने सिर झुकाकर हामी भरी। बच्चा धीरे से मुस्कराया, पहली बार। और जब बीरबल ने उससे जाते जाते पूछा, अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने नजरें मिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, पर अब जानना चाहता हूं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो संगीतकार जो हर सुर को उल्टा गाता था। शाही दरबार के बीचों बीच आज एक अजीब सी सजावट की गई थी। न तो कोई युद्ध जीत कर आया था, न कोई परदेशी दूत पधारे थे, और न ही बीरबल की किसी चतुराई का जश्न हो रहा था। फिर भी गली-गली में शहनाइयां बज रही थीं, और दरबार में एक विशेष मंच बनवाया गया था। ऐसा मंच जिस पर आज अकबर के आदेश से सिर्फ एक आदमी गाने वाला था। उसका नाम था स्वरानंद, दूर दक्षिण से आया एक संगीतकार, जिसके बारे में मशहूर था कि वो हर सुर उल्टा गाता था। मतलब अगर कोई सारेगा से शुरुआत करता तो स्वरानंद निधापा से गाता। लेकिन उसकी अजीब बात ये थी कि वो हर बार, चाहे कोई भी राग हो, उसे उल्टा गाकर भी उतना ही सुंदर, मधुर और गूढ़ बना देता था। अकबर को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने कहा, जिस आदमी की हर बात उल्टी हो वो या तो पागल होगा या फिर कोई बहुत बड़ा कलाकार। दोनों ही हालातों में उसे देखना बनता है। बीरबल हंसे थे, या फिर जहांपनाह, वो दोनों हो सकता है, और तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम उसे बुलाएं। स्वरानंद की पहली प्रस्तुति। जब स्वरानंद दरबार में पहुंचा, उसके साथ एकमात्र वाद्य यंत्र था, एक तारा, जिसे उसने उल्टा पकड़ रखा था। बैठते ही उसने ना सलाम किया, ना कोई भूमिका दी, बस एक लंबा सांस खींचा और गाने लगा। सारे गाम पाधानी की जगह निधा पामगारे सा। और क्या कमाल, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध। संगीत उल्टा जरूर था, लेकिन उसकी लय, उसकी आत्मा और उसका असर सीधा दिल पर वार कर रहा था। गाना खत्म हुआ तो कुछ पल कोई तालियां तक नहीं बजा सका, जैसे सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उल्टे सुर भी ऐसे असरदार हो सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम तो सच में संगीत के सूरज हो जो उल्टा उगता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम हर चीज उल्टी ही करते हो? स्वरानंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जहांपना, मैंने जीवन ही उल्टा जीना सीखा है। बीरबल उठे और बोले, क्या इसका मतलब है तुम पहले रोते हो फिर हंसते हो? बिल्कुल, स्वरानंद बोला, क्योंकि मैं मानता हूं कि हंसी के बाद रोना आता है। तो क्यों न पहले रोकर काम निपटा लें? दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर की चुनौती। अकबर बोले, अगर तुम हर चीज उल्टी कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। कल सुबह दरबार में आओ और हमें उल्टे सुर में एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें कोई भी सीधा संवाद, सीधी सोच या सामान्य क्रम न हो, और फिर भी वह कहानी हमें समझ में आए और हमें भावुक भी करे। स्वरानंद ने सिर झुकाया, स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है, कल मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर कहानी कैसे सुनाओगे? अकबर चौंके। मेरे उल्टे सुरों से, स्वरानंद ने कहा। अगले दिन का चमत्कार। सुबह दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग जानना चाहते थे कि कोई आदमी बिना बोले उल्टे सुर में कोई कहानी कैसे सुना सकता है। स्वरानंद आया, बैठा और एक उल्टा राग छेड़ दिया, धीमा, रहस्यमय और बेचैन कर देने वाला। फिर सुरों में एक तेजी आई। स्वरानंद ने राग को ऐसे मोड़ा कि सबको महसूस हुआ एक बच्चा है जो घर से भाग गया है। फिर सुर भारी हुए,
जैसे वो बच्चा किसी शहर में खो गया हो। फिर सुर और ऊंचे और एक जगह आकर थम गए, जैसे बच्चे ने माँ की पुकार सुन ली हो। फिर एक मीठा राग चला, ऐसा राग जो लगता था जैसे किसी ने आंसू पोंछे हों। अंत में सुरसा पर खत्म हुआ, लेकिन वो सा भी उल्टा था, यानी वापसी का संकेत। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दरबार रो रहा था। अकबर की आंखें भीगी थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, आज शब्द हार गए और उल्टे सुर जीत गए। बीरबल का सवाल। बीरबल उठे और बोले, स्वरानंद, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। स्वरानंद मुस्कराया, कहो। क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार सीधा गा सकते हो? दरबार में सन्नाटा। स्वरानंद ने आंखें बंद की। बहुत देर तक चुप्पी रही। फिर बोले, नहीं। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि अगर मैं सीधा गाने लगूंगा तो मुझे सब सीधा दिखने लगेगा, और जब सब सीधा दिखने लगे तो मुझे तुम्हारा समाज सबसे टेढ़ा लगने लगेगा। बीरबल मुस्कराए, मतलब तुम उल्टे गागा कर हमारी दुनिया को सीधा देखना चाहते हो? हाँ, स्वरानंद बोला, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में लोग सामने बैठकर भी पीठ दिखाते हैं, और मेरी उल्टी धुन उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने स्वरानंद को राजकीय रागदूत की उपाधि दी, और बीरबल ने धीरे से कान में कहा, जहां पनाह, पहली बार किसी ने उल्टे होकर हमें सीधा देखा है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कलाकार जिसने कहा, मेरा हर चित्र जिंदा हो जाता है। शाही दरबार में आज कुछ असामान्य था। आमतौर पर जहां रंग बिरंगे वस्त्रों में मंत्री, दरबारी और मेहमान मुस्कुराते मिलते थे, वहीं आज एक अजीब सी चुप्पी फैली थी। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें सामने खड़े एक दुबले पतले अधपगले से आदमी पर जमी थीं, जिसने खुद को चित्रबान नामक चित्रकार बताया था। चित्रबान ने दरबार में आते ही घोषणा की थी, जहां पनाह, मैं वो चित्रकार हूं जिसकी बनाई हर तस्वीर जीवित हो जाती है। हंसी की एक धीमी लहर दरबार में दौड़ गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ खिलखिलाए, लेकिन अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी। और बीरबल, वो सिर्फ उस आदमी की आंखों में देख रहे थे। तुम्हारा मतलब है, तुम जो भी चित्र बनाते हो वो जिंदा हो जाता है? अकबर ने पूछा। जी जहांपना, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, परछाई हो या अग्नि, मेरी कला में जीवन का बीज होता है। बीरबल ने धीमे स्वर में पूछा, तो अब तक कितने लोग तुम्हारे चित्रों से पैदा हो चुके हैं? इतने कि मेरे गांव वालों ने मुझे भगा दिया। उन्हें डर था कि मेरी बनाई तस्वीरें रात में खेतों में घूमती हैं। दरबार में एक और हंसी की लहर उठी, लेकिन अकबर गहराई में उतर चुके थे। ठीक है, उन्होंने घोषणा की, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। तुम दरबार में एक चित्र बनाओ, और अगर वो सच में जिंदा हो गया तो हम तुम्हें शाही चित्रज्ञ घोषित करेंगे, और अगर नहीं तो तुम्हें उसी चित्र में कैद करवा देंगे जीवन भर के लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला चित्र, एक सिपाही। चित्रबान ने मांगा एक सफेद कपड़ा, काला कोयला और एक दीवार। दीवार दरबार के पिछले हिस्से की चुनी गई। चित्रबान बैठ गया और उसकी अंगुलियां कोयले के साथ नाचने लगी। कुछ ही मिनटों में एक उच्चकद सिपाही दीवार पर उभर आया। उसकी मूछें तनी हुई, तलवार कमर में और चेहरा क्रोध से भरा हुआ। नाम है सिपाही वीर सिंह, चित्रबान ने कहा। सबने देखा, चित्र जीवित नहीं हुआ। रुको, चित्रबान बोला, हर चित्र सूरज की रोशनी में सांस लेता है। जैसे ही एक दास ने पर्दा हटाया और धूप चित्र पर पड़ी,
सब चौंक गए। दीवार पर बना सिपाही सच में अपनी तलवार खींचता दिखा। उसकी मूछें लहराईं और उसकी आंखें पुतलियों की तरह घूमी। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। ये जादू है, एक मंत्री बुदबुदाया। बीरबल चुप थे। वो दीवार के करीब गए। सिपाही वीर सिंह, अगर तू सचमुच जीवित है तो चलकर मेरे पास आओ, बीरबल बोले। चित्र थरथराया, लेकिन हिला नहीं। ये छाया चित्र की चाल है, बीरबल बोले। धूप और कोयले के मेल से एक प्रकार का दृष्टिभ्रम बनता है। अगर चित्र जीवित होता तो चलकर आता। चित्रबान मुस्कराया, तो आप अगली चुनौती चाहते हैं? दूसरी चुनौती, एक कुत्ता। अब चित्रबान ने एक भूरे रंग का तेज रफ्तार कुत्ता बनाया, मुंह में हड्डी लिए, पूंछ उठाए। नाम है शेरू। शाही बगीचे में यह चित्र बना। एक बार फिर जैसे ही रोशनी पड़ी, कुत्ते की आंखों ने चमकना शुरू किया और अचानक चित्र से दूर खड़ी रानियां चीख उठीं, क्योंकि वो कुत्ता अब भागता हुआ उनके पास गया। ये तो असली है, एक सेविका चिल्लाई। नहीं, बीरबल बोले। उन्होंने कुत्ते को बुलाया। वह आया, पूंछ हिलाई। बीरबल ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। एक चमड़े का कॉलर था जिस पर लिखा था, बिलखार गांव, मालिक चित्रबान। तो आपने अपने पुराने गांव से असली कुत्ता चुपचाप दरबार में लाकर रखा था, और जैसे ही सब चित्र पर देख रहे थे, आपने असली कुत्ता छोड़ा। चित्रबान सकपकाया। आपका जादू फेल, अकबर बोले। लेकिन चित्रबान झुका नहीं। अब आखिरी चित्र, उसने कहा, जो बोलेगा। तीसरा चित्र, एक वृद्ध ब्राह्मण। अब की बार चित्रबान ने एक वृद्ध ब्राह्मण बनाया, लंबी दाढ़ी, करुणा भरे नेत्र, हाथ में तुलसी की माला। चित्र पूरा होते ही दीवार पर से एक स्वर गूंजा, हे राम। पूरा दरबार उछल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? एक दरबारी चीखा। चित्र बोल रहा है। अकबर भी खड़े हो गए। बीरबल ने चित्र के पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। हे राम, फिर से आवाज आई। बीरबल ने दीवार पर हथेली मारी, आवाज आई, खोखली। जहां पनाह, बीरबल बोले, दीवार के पीछे कुछ छिपाया गया है। सैनिकों ने दीवार के पीछे जाकर देखा, वहां एक वृद्ध आदमी को बैठा पाया गया, जिसकी आवाज एक सुराख से भीतर आ रही थी। चित्रबान ने उसे वहां बैठा रखा था और उसे आदेश दिया था कि जैसे ही चित्र पूरा हो, वो हे राम कहे। अकबर क्रोधित हो उठे। तो तुमने हमारा समय, दरबार की गरिमा और कला, तीनों का अपमान किया। नहीं जहांपनाह, चित्रबान बोला, मैंने दिखाया कि चित्र को जिंदा बनाना उतना ही आसान है जितना लोगों को भ्रमित करना। मेरी कला यही है, भ्रम बनाना और उसमें जादू दिखाना। मैं मानता हूँ चित्र जिंदा नहीं हुए, लेकिन क्या आपने कभी दरबार को इतना चौंका देखा? अकबर सोच में पड़ गए। बीरबल मुस्कुराए, चित्रबान गलत नहीं है, ये चुनौती कला की नहीं, समझ की थी। और उस समझ में दरबार हार गया और बीरबल जीत गया। अकबर बोले, क्योंकि उसने हमें सच्चाई दिखाई। फैसला लिया गया, चित्रबान को शाही दरबार का दृश्य छल विशेषज्ञ नियुक्त किया गया। उसे आदेश दिया गया कि वो भविष्य में अपनी कला का उपयोग सिर्फ सकारात्मक और रचनात्मक उद्देश्यों के लिए करेगा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो धोबी जिसने बादशाह से कहा, मैं आपका कपड़ा पहन चुका हूँ। शहंशाह अकबर के राज में एक बात मशहूर थी, कोई भी हो, कितना भी चालाक हो, अगर उसने दरबार में झूठ बोला तो बीरबल उसे उसकी बातों के वजन से ही दबा देगा। और अगर कोई यह सोचता कि वह अकबर को चुनौती देकर दरबार में अपनी होशियारी दिखा सकता है, तो या तो वह बहुत बहादुर होता या फिर बहुत मूर्ख।
इस बार जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। शाम का वक्त था। राजमहल के बाहर भीड़ जमा थी। लोग एक अजीब किस्से की चर्चा कर रहे थे। एक धोबी आया है जो कहता है कि वो बादशाह का कपड़ा पहन चुका है। बात जितनी अजीब थी उतनी ही खतरनाक भी। बादशाह अकबर के वस्त्र पहनना मतलब राजद्रोह। मगर खास बात ये थी कि उस धोबी ने खुद ही यह बात कही थी। खुले आम दरबार में आने की अनुमति मांगी और कहा, मैं खुद कहूंगा बादशाह सलामत से कि मैंने उनका कपड़ा पहना है। अगली सुबह का शाही दरबार जैसे किसी नाटक के मंच में बदल गया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे। बाईं ओर सेनापति, दाईं ओर बीरबल। सामने हाजिर किया गया वो धोबी नाम था बुद्धू। उम्र कोई 40 के आसपास। चेहरे पर आत्मविश्वास, ऐसा मानो कोई जौहरी हीरे की पहचान कराने आया हो। अकबर ने कड़कती आवाज में पूछा, तो तुमने वो कहा है जो हर गुस्ताख को मौत के करीब ले आता है? बुद्धू ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, हुजूर कहा है, मगर गुस्ताखी में नहीं, सच्चाई में कहा है। बीरबल की आंखें चमक उठीं। अकबर बोले, तो जरा वही सच्चाई सबके सामने कहो। बुद्धू बोला, जहां पनाह मैं एक साधारण धोबी हूं। हर हफ्ते आपके वस्त्र शाही वस्त्रशाला से धोने के लिए मेरे पास आते हैं। उनमें एक दिन एक ऐसा कपड़ा आया जिसे पहनते ही मुझे लगा जैसे मैं कोई और बन गया हूं। वो कपड़ा कुछ और ही था, जैसे उसमें रूह बसी हो। मैंने उसे धोने से पहले सिर्फ 2 पल के लिए पहना था, बस 2 पल, और मेरी जिंदगी बदल गई। अकबर भौंचक के रह गए। क्या कहा? जिंदगी बदल गई? बुद्धू ने कहा, जी, मैंने जब वो कपड़ा पहना तो मेरे भीतर की आवाज कहने लगी, तू सिर्फ कपड़े नहीं धोता, तू सच्चाई भी धोता है। उसी दिन से मैंने हर झूठ पकड़ना शुरू किया, हर कपड़े के पीछे की कहानी पढ़नी शुरू कर दी। और तभी मैंने एक बड़ी बात जान ली। अब दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने हाथ उठाया। क्या बात? बुद्धू ने कहा, जहां पनाह के कपड़ों से एक रहस्य जुड़ा है। हर बार जो वस्त्र भेजे जाते हैं उनमें से एक कपड़ा किसी और का होता है। अकबर ने गरजते हुए पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? कोई मेरे नाम पर कपड़े भिजवा रहा है? बुद्धू बोला, जी हुजूर, और वो हर बार ऐसा करता है ताकि आपके शाही वस्त्रों के नाम पर दरबार के भीतर अपनी चालें चला सके। बीरबल ने अब हस्तक्षेप किया, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? बुद्धू ने पोटली खोली। उसमें 4 वस्त्र थे, सब पर एक जैसे शाही मोहर लगे हुए, पर एक का कपड़ा हल्का अलग था। मोहर की छपाई कुछ फीकी थी। बीरबल ने कपड़े लिए, सूंघा, हाथ से छुआ और फिर मुस्कराया। जहां पनाह, बीरबल बोला, इस धोबी ने कोई साधारण बात नहीं कही। ये जो मोहर फीकी है, इसका मतलब है ये कपड़ा एक बार पहले भी उपयोग में आ चुका है। यानी कोई दरबारी या सेवक अपने कपड़े को शाही वस्त्र की तरह भिजवाकर इसे धो रहा है और शाही दर्जा पाकर महल के भीतर अपने मतलब की चालें चला रहा है। अकबर अब सच में चिंतित हो गए। तो क्या महल में कोई ऐसा है जो मेरे नाम का कपड़ा पहनकर दरबार की मर्यादा तोड़ रहा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर इजाजत दें तो मैं असली दोषी को ढूंढ लाऊं, एक ही सवाल में। अगले दिन बीरबल ने सभा बुलाई। सभी दरबारी, सेवक, दर्जी, वस्त्रशाला अधिकारी, सबको बुला लिया गया। बीरबल ने सबके सामने वह झूठा शाही कपड़ा रखा और कहा, इस कपड़े में एक खास सुगंध है जिसे सिर्फ वही पहचान सकता है जिसने इसे पहना हो।
जो भी इस खुशबू को पहचान ले वही दोषी होगा। सब लोग आने लगे। एक एक दरबारी कपड़े के पास आता, सूंघता और सिर हिलाकर इनकार करता। अचानक एक दरबारी, नाम था रघुनाथ, वस्त्रशाला का सहायक, कपड़े के पास गया, सूंघा और मुस्कुरा दिया। बीरबल ने झट पूछा, तो कैसी लगी खुशबू? रघुनाथ ने बिना सोचे कहा, बहुत शाही सी, गुलाब और चंदन की मिली जुली जैसे। वो चुप हो गया। बीरबल ने कहा, बस इतना ही चाहिए था। अकबर समझ गए, तो यह वही है जिसने धोखा दिया। उसके खिलाफ राजद्रोह की कार्रवाई की जाए। बुद्धू, वह साधारण धोबी, अब दरबार में सम्मानित हो गया। उसे शाही वस्त्र पहचान विभाग का प्रमुख बना दिया गया। अकबर ने बीरबल से कहा, देखा तुमने बीरबल, अब तो धोबी भी सुराग लाने लगे हैं। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, जब धोबी आपका कपड़ा पहन ले तो उसे भी सच्चाई की गर्मी लगती है। अकबर ने ठहाका लगाया। अगली नई कहानी। बीरबल और वो जादूगर जो हर चुनौती हारने के बाद और खतरनाक हो जाता था। चैत का महीना था और अकबर का दरबार उस दिन कुछ अलग ही अंदाज में सजा हुआ था। शाही खंभों पर लाल और सुनहरे पर्दे लटक रहे थे, जिनके बीचों बीच एक ऊंचा मंच बना था। उस मंच पर एक कुर्सी थी, न दरबारी की, न बादशाह की, बल्कि एक अजनबी की, जिसने सल्तनत के सबसे बुद्धिमान बीरबल को खुली चुनौती दी थी। मैं कोई साधारण जादूगर नहीं। जहां मेरा जादू खत्म होता है, वहां समझदारों की अक्ल शुरू होती है। और आज मैं साबित करूंगा कि अकबर का दरबार भी मेरी तिलिस्मी चालों से नहीं बच सकता। उस जादूगर का नाम था फकीर अलीमुद्दीन। काला चोगा, सफेद आंखें और बोलते वक्त ऐसे लगता जैसे हवा रुक जाती हो। दरबार में कदम रखते ही उसकी सांसें भी जैसे अलग ताल में चलती थीं। पहला दाव, गायब होती घड़ी। जादूगर ने मंच पर खड़े होकर बादशाह अकबर से कहा, जहां पनाह, दरबारियों की घड़ियां मुझसे बच नहीं सकती। कौन सी घड़ियां? अकबर ने पूछा। वो जो अभी आपके 5 दरबारी अपनी जेब में छुपा कर लाए हैं, पर अगले 10 पल में वो सब गायब होंगी। बीरबल मुस्कराया। ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, बस चालाकी और चुस्ती। मगर जैसे ही 10 पल बीते, सच में 5 दरबारियों की जेबें खाली थीं। न घड़ी, न ताला टूटा, न कपड़ा हिला। बीरबल ने झट उठकर कहा, महाराज, यह कोई जादू नहीं, यह चाल है। और जहां चाल होती है, वहां जवाब भी होता है। वो सीधा गया और दीवार में लगे एक दीपक को हिलाया और दीवार के पीछे से एक लड़का बाहर निकला, जो उन 5 घड़ियों को हाथ में पकड़े हंस रहा था। चोर नहीं, जादूगर का चेला, बीरबल ने कहा। जादूगर मुस्कराया। हर जीत मेरी हार को और मजबूत बनाती है। दूसरा दाव, सवाल जो उत्तर की मांग नहीं करता। अलीमुद्दीन ने दरबार में एक पहेली रखी। ऐसी कौन सी चीज है जो सवाल बनते ही जवाब छुपा लेती है, पर जब जवाब सामने आता है तो सवाल खुद ब खुद मिट जाता है। दरबारी चुप, अकबर भी चकित। बीरबल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, यह तो आदमी का विवेक है। जब विवेक जागता है, सवाल मिट जाते हैं। अलीमुद्दीन थोड़ी देर तक बीरबल को घूरता रहा, फिर बोला, तुम हर बार सोच लेते हो, पर अगली बार सोचने का मौका नहीं दूंगा। तीसरा दाव, मृत दरबारी का जीवित लौटना। अगर मैं दरबार का एक मृत दरबारी जिंदा करके वापस लाऊं, तब क्या आप मुझे अपनी सलाहकार परिषद का सदस्य मानेंगे? अलीमुद्दीन ने पूछा। दरबार सन्न। हम कोई मरे हुए को बुलाने का ढोंग पसंद नहीं करते, अकबर बोले। ढोंग नहीं, दस्तावेज सहित लाऊंगा, देखना।
3 दिन बाद एक पुराना दरबारी, जिसका देहांत 2 वर्ष पहले हो चुका था, दरबार में आया। वही चेहरा, वही चाल, वही आवाज, सब अचंभे में। बीरबल ने उसे देखा, फिर एक कागज निकाला जो उसने वर्षों पहले मरे दरबारी के हाथ से लिखा था। सही ये है तो लिख कर दिखाओ अपनी वो लिखावट अब। दरबारी कांप गया। उसकी लिखावट बिल्कुल अलग थी। ये उसका जुड़वा भाई है जो गांव से लाया गया है, बीरबल बोला। भीड़ शोर करने लगी पर अलीमुद्दीन शांति से खड़ा रहा। चौथा दाव बीरबल को ही गायब कर देना। अब मेरी आखिरी चुनौती, आज बीरबल ही दरबार से गायब होंगे और कोई उन्हें खोज नहीं सकेगा। अकबर घबरा गया। कोई मजाक मत करना। यह मजाक नहीं, पर आपकी सोच की परीक्षा है। और अगले पल बीरबल मंच पर खड़ा था, फिर एक धुएं के गुब्बारे में लिपटा और जैसे ही धुआं छंटा, बीरबल गायब। दरबार में हड़कंप मच गया। कई घंटे बीते पर कोई सुराग नहीं। तभी दरबार की खिड़की से एक कबूतर आया। उसकी टांग में एक छोटा सा पर्चा बंधा था। जहां खुद को खोओगे वहीं खोज पाओगे बीरबल। अकबर ने आदेश दिया, उस जगह जाओ जहां बीरबल सबसे शांत होता है। राजमहल की सबसे ऊंची छत, वहीं वो मिला। धूप सेंकते, एक किताब पढ़ते। जादू तो था पर डर नहीं, क्योंकि मैंने उसकी चाल को पहले ही समझ लिया था। आखिरी घोषणा। अलीमुद्दीन ने दरबार छोड़ते वक्त कहा, मैं आज हार गया हूं, पर अगली बार जब लौटूंगा मैं अकेला नहीं आऊंगा। साथ लाऊंगा ऐसा आदमी जो एक ही सवाल से आपके पूरे दरबार को तोड़ देगा। बीरबल मुस्कराया, तो फिर हम भी तैयार रहेंगे उस एक सवाल का सामना करने के लिए। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने शर्त रखी, बादशाह मेरे सामने नहीं बोल सकते। शाही दरबार में एक विशेष दिन था। हर कोई ठीक समय पर पहुंचा था, मंत्री, दरबारी, सैनिक और खुद बादशाह अकबर। पर आज की सभा कुछ अलग थी। महाराज अकबर के आसन के ठीक सामने एक ऊंचा सोने का आसन लगाया गया था और उस पर बैठने वाला व्यक्ति कोई शाही रक्त वाला नहीं था, बल्कि एक आम सा किंतु घमंडी चेहरा लिए एक अजनबी दरबारी था। उसने सभा में प्रवेश करते ही घोषणा कर दी थी, अगर मेरी बुद्धि को परखना है तो बादशाह मेरे सामने एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। मैं केवल बीरबल से बहस करूंगा। पूरा दरबार सन्न। कुछ दरबारी तो हंस ही पड़े, एक साधारण व्यक्ति और ऐसी शर्त। लेकिन अकबर मुस्कराए। उन्होंने इशारे से बीरबल को बुलाया और बस इतना कहा, आज तुम्हें बोलना है, मेरी जगह भी। देखो ये किस मिट्टी का बना है। पहला प्रश्न, मौन की चुनौती। बीरबल ने शांति से अजनबी दरबारी की ओर देखा। आपका नाम? नाम नहीं बताऊंगा, उस व्यक्ति ने कहा। मेरी पहली चुनौती यही है, बिना मेरा नाम पूछे मेरे मन का भाव जानो। बादशाह नहीं बोलेंगे, केवल तुम्हारे उत्तरों से मैं तय करूंगा कि मैं हारूं या तुम। बीरबल मुस्कराए। वे चुपचाप चले और दरबारी की कुर्सी के पास जाकर कुछ सूंघा। आप इत्र बेचते हैं? बीरबल ने पूछा। दरबारी चौंका। कैसे जाना? आपके अंगोछे में जो गंध है वो केवल चंदन कस्तूरी मिश्रित इत्र बनाते समय आती है, और आपके नाखूनों में सफेद चूर्ण की परत ये काफूर पिसने का परिणाम है। मतलब आप इत्र बनाते हैं और सूंघते भी हैं। अब बताइए मैं सही हूं या नहीं? दरबारी ने सिर झुका दिया, पर मुस्कराया भी। दूसरा दौर, बुद्धि की कसौटी। अब मेरी दूसरी शर्त, दरबारी बोला, मैं एक वस्तु लाया हूं। इसे बिना देखे, बिना छुए बताओ कि ये क्या है। वह वस्तु एक रेशमी रुमाल में लपेटी हुई थी। बीरबल ने उसे न छुआ,
न सूंघा, केवल उसके नीचे फैले कागज को देखा जिस पर रुमाल रखा था, और बोले, ये पिघला हुआ मोम है जिसे फिर से ठंडा कर जमाया गया है। आप इसे पिघलाकर कुछ रूप देना चाहते थे, पर फिर मन बदल गया। सही कहा ना? दरबारी कांप उठा। आपको कैसे पता? कागज पर मोम की गंध और धब्बे हैं। वो मोम अभी भी गर्म है, और आपने रेशमी रुमाल इसलिए ओढ़ा ताकि वह आपकी उंगलियों से न चिपके। आपने बिना बोले सब कह दिया। अब दरबार ठहाकों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती, अनकही साजिश। अब अंतिम चुनौती, दरबारी बोला, मैं यहाँ एक उद्देश्य लेकर आया हूँ, और केवल बीरबल अगर जान जाए कि वो क्या है तो मैं हार मान लूंगा। बीरबल ने बिना बोले बादशाह की ओर देखा, और फिर वहां से उस आदमी की आंखों में। तुम बादशाह से माफी मंगवाना चाहते हो? तुम्हारा भाई शाही खजाने में काम करता था, और किसी गलती के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तुम चाहते हो कि बादशाह उस गलती को स्वीकार करें। अब दरबारी घुटनों पर बैठ गया। हाँ, यही मेरा उद्देश्य था। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, पहली बार। अकबर अब तक शांत थे, लेकिन अब बोले, बीरबल, तुम्हारी समझ गहराइयों में भी सच ढूंढ लाती है। इस दरबारी के भाई को नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसने रिश्वत मांगी थी, और ये सच्चाई तुम्हें पता होनी चाहिए। मगर आज तुमने उसे शांति से, गरिमा से जवाब दिया। यही दरबार की ताकत है। दरबारी को दंड नहीं मिला, बल्कि उसे बीरबल की सलाह पर एक और अवसर दिया गया, ईमानदारी साबित करने का। अंत की गूंज। सभा विसर्जित हुई, पर जाते जाते बादशाह ने बीरबल से पूछा, ऐसी तीखी बुद्धि का राज क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कराए, जहां सवाल हो वहां मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाता है, और जहां चुप्पी हो वहां हर दृष्टि बोलती है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो खजांची जिसने कहा, दरबार का सोना सांप निगल गया। एक बार की बात है, अकबर के शाही खजाने में सुबह सुबह अफरा तफरी मच गई। खजाने के मुखिया खजांची हरिराम दरबार में ऐसे घुसे जैसे किसी ने उनकी धोती में आग लगा दी हो। हुजूर, बड़ी आफत आ पड़ी है। हरिराम हाफते हुए बोले। बादशाह अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बोलो हरिराम, किस बात की आफत? जहां पनाह, हरिराम ने कांपते हुए कहा, कल रात खजाने में रखे गए सोने की एक पूरी संदूक आज सुबह गायब है। दरबार में एकाएक सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बीरबल तक अपनी मूंछ के बाल मरोड़ते हुए चौकन्ने हो गए। अकबर ने गुर्राते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? खजाना रात भर शाही पहरे में था, तो वो संदूक कहाँ गई? हरिराम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, संदूक को एक सांप निगल गया। पूरा दरबार चुप, और फिर ठहाका। मगर अकबर की आंखों में गुस्सा तैर रहा था। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो हरिराम? सांप संदूक निगल गया। लोहे की संदूक? हरिराम गिड़गिड़ाया, मालिक, मैंने रात को खजाना बंद किया, सब मोहरें गिनी थीं। सुबह जब खोलने गया तो देखा एक कोने में सांप फुंकार मार रहा था, और वहां संदूक गायब थी। यकीन मानिए, कोई जादू टोना है या सांप कोई चमत्कारी जीव था। बीरबल ने गर्दन टेढ़ी की और कहा, अजीब बात है। अगर सांप संदूक निगल सकता है तो फिर तो वो हमें भी निगल सकता है। दरबार में कुछ दरबारी हंसी रोकते रोकते कांप गए। मगर अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल, मुझे कल सुबह तक जवाब चाहिए, वो संदूक कहाँ गई? अगर नहीं मिला तो हरिराम की जगह खजांची कोई और होगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मुझे सांप को पकड़ने की इजाजत दीजिए।
अकबर ने ताली बजाकर हुक्म दिया, जो चाहिए वो लो, मगर मुझे मेरा सोना वापस चाहिए। अगली सुबह बीरबल ने ऐलान करवाया, शाही खजाने में सांप पकड़ने के लिए विशेष मंत्रों और हवन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें खजांची हरिराम को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। सारा दरबार हैरान था। सांप के लिए हवन। शाम को खजाने के बाहर पंडित, दीपक, मंत्रोच्चार और धुएं का माहौल था। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया, आज हम पता लगाएंगे कि सांप ने संदूक क्यों निगली। दरबार में जितने भी कर्मचारी रात की ड्यूटी में थे, सबको यहाँ लाया गया है। मगर एक नियम है, जो भी झूठ बोलेगा उसके सिर पर यह सांप देवता सवार हो जाएंगे। हर कोई कांप गया। इतने में बीरबल ने एक शाही रक्षक से फुसफुसाकर कहा, जाओ और सब कर्मचारियों के हाथ में थोड़ा थोड़ा चंदन मल दो, बस हरिराम को छोड़ देना। कुछ देर बाद सब वापस आए। बीरबल ने सबके हाथ सूंघे और तुरंत मुस्कुराए। मिल गया चोर, बीरबल ने कहा। अकबर चौंक गए, कैसे? बीरबल बोले, मैंने सबके हाथों में चंदन इसलिए लगवाया था क्योंकि जो निर्दोष है वो चंदन लगवाने में डरता नहीं, मगर जो चोर है वो सांप देवता के डर से चंदन से भी बचेगा। हरिराम के हाथ में चंदन नहीं है, यानी वो ही चोर है। हरिराम के पसीने छूट गए, घुटनों के बल गिर पड़ा। हुजूर, मैंने संदूक रात को ही महल के पीछे छुपा दी थी। कर्ज में डूबा था, सोचा बाद में धीरे धीरे निकाल लूंगा, मगर सांप वाला बहाना बनाकर फंस गया। अकबर ने गुस्से से कहा, बीरबल, इस पर जो सजा तुम तय करो वही दी जाएगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, इसे 2 साल तक जेल में रखिए और जेल में सांपों की देखभाल करने की सेवा दीजिए। दरबार एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो दरबारी जिसने कहा, मुझे हर हुक्म का उल्टा ही करना है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर का दरबार पूरे वैभव पर था। हर सुबह दरबार में नए मामले, नई फरियादें और कभी कभी नई परेशानियां भी आ जाती थीं। लेकिन उस दिन की सुबह कुछ अलग थी, क्योंकि दरबार में आया था एक विचित्र दरबारी जिसने दावा किया कि वो हर हुक्म का उल्टा ही करता है और ये उसकी जीवन की प्रतिज्ञा है। बादशाह अकबर ने पहले तो इसे मजाक समझा, लेकिन जब उसने देखा कि वो आदमी हर आदेश का वाकई उल्टा कर रहा है तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यक्ति को देखो, यह दावा करता है कि ये हर आदेश का उल्टा करता है। मुझे जानना है कि क्या यह महज नाटक है या वास्तव में ऐसा कोई कर सकता है। बीरबल मुस्कुराया, जहांपना, अगर यह व्यक्ति सच में ऐसा है तो दरबार के लिए यह मनोरंजन से भरपूर परीक्षा हो सकती है। दरबारी का परिचय और उसका विचित्र व्यवहार। वो दरबारी दिखने में सीधा सादा था। उसका नाम शिरीष बताया गया, एक गांव का आदमी जो अब शाही दरबार में नौकरी चाहता था, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे किसी भी काम का उल्टा करने की अनुमति हो। अकबर ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें अगर मैं बैठने को कहूँ तो तुम खड़े हो जाओगे? जी जहांपना, शिरीष बोला और तुरंत खड़ा हो गया। और अगर कहूँ कि चुप रहो तो मैं बोलने लगूंगा, जैसे अब बोल रहा हूँ। दरबारियों में हलचल मच गई। एक मंत्री ने मजाक किया, तो अगर हम कहें कि तुम चोरी मत करो तो तुम चोरी करोगे? शिरीष ने आंखों में शरारत भरकर कहा, हाँ, अगर शाही आज्ञा हो कि मत करो तो मेरा स्वभाव कहता है उल्टा ही करूंगा। अब यह कोई मजाक नहीं रहा था। अकबर ने गहरी दृष्टि से बीरबल की ओर देखा, अब तुम्हें इस पहेली को सुलझाना होगा। बीरबल की पहली परीक्षा, आदेश उल्टा कैसे कराओ। बीरबल ने सोचा, एक आदमी जो हर बात का उल्टा करता है उसे सही राह पर लाना आसान नहीं होगा। वो सीधे शिरीष के पास गया। बीरबल ने पूछा, तुम कहते हो
हर आदेश का उल्टा करते हो। अगर मैं कहूं बोलो कि बीरबल मूर्ख है तो तुम क्या करोगे? शिरीष मुस्कराया, तो मैं कहूंगा बीरबल ज्ञानी है। तो फिर अगर मैं कहूं कि झूठ मत बोलो तो मैं झूठ बोलूंगा। बीरबल ने सिर खुजलाया, इसका मतलब है कि ये आदमी सत्य का उल्टा बोलेगा, यानी झूठ। और जब कोई कहे कि झूठ बोलो तो मैं सच बोलूंगा। बीरबल को ये द्वंद्व और भी रोचक लगने लगा। बीरबल की दूसरी चाल उल्टा आदेश देने की तरकीब। बीरबल ने सोचा, शिरीष के मन में उल्टा करना गहराई से बैठा है, लेकिन इसे चुनौती में बदला जा सकता है। दूसरे दिन बीरबल ने अकबर के सामने योजना पेश की, जहांपना आज हम इसे आदेश देंगे कि यह हमें गाली दे। देखते हैं क्या होता है। अकबर ने आदेश दिया, शिरीष बीरबल को अपशब्द कहो। शिरीष चुप रहा। क्या हुआ? आदेश सुना नहीं? जहांपना सुना, लेकिन अब उल्टा करने की मेरी आदत कहती है मैं बीरबल की तारीफ करूंगा। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल मुस्कराया, अगर यही करना है तो ठीक है, पर अब अगली आज्ञा कुछ उलझाऊ होगी। बीरबल की तीसरी परीक्षा, न्याय और उल्टा स्वभाव। बीरबल ने आदेश दिया, शिरीष इस गरीब किसान को 5 सोने की मुद्राएं दे दो। शिरीष बोला, मैं उल्टा करूंगा, मैं इससे 5 मुद्राएं लूंगा। अब मामला गंभीर हो गया। ये तो अन्याय था। गरीब किसान घबराकर बीरबल की ओर देखने लगा। बीरबल ने तुरंत आदेश बदला, ठीक है, तो आदेश है कि इस किसान से 5 मुद्राएं ले लो। अब शिरीष उल्टा करने के कारण मुस्कराया और बोला, तो मैं इसे 5 मुद्राएं दे देता हूं। किसान की आंखों में चमक आ गई। बीरबल की अंतिम योजना, आदेश में उल्टा छुपाना। अब बीरबल ने आखिरी चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपना अब हम इसे एक ऐसा आदेश देंगे जो चाहे जैसे भी पूरा करे, फायदा ही होगा। बीरबल बोला, शिरीष मेरा आदेश है, किसी भी आदेश को कभी उल्टा न करना। दरबार में सन्नाटा छा गया। शिरीष की आंखें गोल हो गईं। उसके मस्तिष्क में उथल पुथल होने लगी। अगर मैं इस आदेश का उल्टा करता हूं तो इसका मतलब है कि मैं हर आदेश का उल्टा करूंगा, यानी जैसा करता आया हूं। लेकिन अगर मैं इस आदेश को नहीं मानता तो इसका मतलब मैं उल्टा नहीं कर रहा, यानी मैं आदेश मान रहा हूं। बीरबल हंस पड़ा, अब बताओ शिरीष क्या करोगे? शिरीष बेचारा जमीन पर बैठ गया। बीरबल जी, आपने तो मेरी दुनिया ही उलट दी। अब मैं उल्टा भी नहीं कर पा रहा, सीधा भी नहीं कर पा रहा। अकबर की घोषणा और दरबारी का अंत। अकबर मुस्कराए, बीरबल एक बार फिर तुमने बुद्धिमत्ता से ऐसी समस्या हल की जो मजाक बन सकती थी या खतरनाक। फिर उन्होंने शिरीष की ओर देखा, यदि तुम्हें दरबार में रहना है तो आदतें छोड़नी होंगी, वरना। शिरीष ने तुरंत कहा, जहांपना अब मैं हर आदेश का पालन करूंगा, चाहे वो उल्टा हो या सीधा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सही दरबारी बन गए हो। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अगली नई कहानी। बीरबल और वो चित्रकार जिसने दावा किया, मैं डर को रंगों में दिखा सकता हूं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में रोजाना कुछ न कुछ नया होता था। कभी कोई दार्शनिक आता तो कभी कोई पंडित अपनी विद्वता का दावा करता, लेकिन उस दिन का दरबार कुछ अलग ही था। लाल मखमली कालीन पर एक अजनबी आदमी खड़ा था, कमर में रंगों से भरा थैला, कंधे पर ब्रशों की एक लंबी पट्टी और आंखों में एक अजीब चमक। आपका नाम? अकबर ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम अंजन है। मैं चित्रकार हूं, वह बोला। उसकी आवाज में आत्मविश्वास की टंकार थी। और दरबार में क्यों आए हो? बीरबल ने अगली बात पूछी। अंजन ने मुस्कुराकर कहा,
मैं एक ऐसा चित्रकार हूँ जो भावनाओं को रंगों में बदल सकता हूँ। गम, क्रोध, प्रेम सबको मैं रंगों के जरिए कागज पर उतार सकता हूँ। अकबर ने सिर हिलाया, ये तो सुना है। बहुत चित्रकार ऐसा दावा करते हैं। लेकिन अंजन रुका, फिर गंभीरता से बोला, मैं डर को रंग सकता हूँ। मैं भय को इतना सजीव बना सकता हूँ कि देखने वाला कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्रियों की आंखें अजनबी चित्रकार पर टिक गईं। खुद अकबर भी थोड़े चौंक गए। बीरबल ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है तुम ऐसा चित्र बना सकते हो जिसे देखकर लोग डर जाएं? नहीं बीरबल जी, अंजन मुस्कराया, मैं ऐसा चित्र बना सकता हूँ जिससे देखने वाले को अपना सबसे गहरा डर याद आ जाए, वो भी बिना किसी राक्षस या खून के दृश्य के। अकबर को यह चुनौतीपूर्ण और रोचक दोनों ही लगा। उन्होंने आदेश दिया, ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। तुम जो चित्र बनाओगे वह चौथे दिन दरबार में सबके सामने पेश किया जाएगा। अगर तुमने वाकई डर को रंगों में उतार दिया तो हम तुम्हें शाही चित्रकार घोषित करेंगे। 3 दिन बीते। चौथे दिन सुबह दरबार में खास इंतजाम किए गए थे। हर तरफ शाही मशालें जल रही थीं। बीचों बीच एक बड़ा पर्दा टंगा था और उसके पीछे वह चित्र छिपा हुआ था जिसे देखने के लिए सब बेचैन थे। बीरबल के इशारे पर पर्दा हटा और फिर सन्नाटा। पूरा दरबार जैसे स्तब्ध हो गया। चित्र में कोई राक्षस नहीं था, न ही खून या अंधकार। उसमें सिर्फ एक खुला दरवाजा था, बहुत पुराना, जर्जर, जैसे सदियों से बंद रहा हो और अब अचानक खुला हो। दरवाजे के पीछे कुछ नहीं था, बस एक गहरा काला अंधेरा। लेकिन उस अंधेरे के किनारों पर हल्के हल्के नीले, सलेटी और बैंगनी रंगों की छायाएं थीं, जैसे किसी ने आहिस्ता से किसी की सांसें रंगों में उतारी हों। चित्र को देखते ही एक बुजुर्ग मंत्री उठकर चला गया। एक सिपाही की आंखें भर आईं। एक दरबारी धीरे से थरथराने लगा। अकबर खामोश थे। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा, फिर चित्रकार की ओर देखा। इसमें क्या छिपा है? उन्होंने पूछा। चित्रकार बोला, इसमें कुछ नहीं है बीरबल जी, और डर भी तो अक्सर कुछ नहीं का ही तो नाम है। एक अनजाना दरवाजा, एक अनदेखा अंधेरा, और वह जो दिखता नहीं वही तो डराता है। बीरबल मुस्कराए लेकिन बोले कुछ नहीं। अकबर ने उठकर कहा, बिना चीख, बिना राक्षस, बिना रक्त, और फिर भी यह चित्र किसी को उनके बचपन की गलियों में ले गया, किसी को भूली हुई रातों में, किसी को अधूरी बातों की याद दिला गया। चित्रकार अंजन, तुमने सच में डर को रंग दिया है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अंजन को शाही चित्रकार घोषित कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बीरबल ने दरबार के बाद चित्र को अलग से देखा। उन्होंने एक किनारे से एक छोटी सी परत खुरची और नीचे से निकली एक दूसरी परत। एक चेहरा, किसी औरत का चेहरा, आंखें खुली हुई, जैसे वो कुछ कह रही हो, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही। बीरबल चौंके। उन्होंने चित्रकार को बुलाया। ये क्या है? चित्रकार बोला, मैंने जो डर महसूस किया वो सिर्फ रंग नहीं था, वो एक सच्ची कहानी थी। वो चेहरा मेरी माँ का है, जो एक रात दरवाजा खोलकर कहीं चली गई थी और फिर कभी नहीं लौटी। मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आज भी जब कोई दरवाजा यूं खुला दिखता है, मैं कांप जाता हूँ। बीरबल एक पल को चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने सिर्फ डर को नहीं, एक रहस्य को भी चित्रित किया है। अगली सुबह वो चित्र गायब था। कहते हैं महल के एक पुराने तहखाने में वो फिर मिला, लेकिन अब उस दरवाजे के पीछे कोई और चेहरा दिखता था। किसका? ये कोई नहीं जानता। बादशाह अकबर उस दिन खासे खिन्न लग रहे थे।
दरबार का माहौल शांत था, जैसे सब किसी अघोषित तूफान का इंतजार कर रहे हों। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी भौहें टेढ़ी थीं और होंठ कुछ बुदबुदा रहे थे। बीरबल ने आते ही अंदाजा लगा लिया, कुछ गड़बड़ है। जहां पनाह, आपकी पेशानी पे सलवटें उस रूहानी किताब जैसी लग रही हैं, जिसे पंडित भी उलटते हुए घबराए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। अकबर ने उसकी ओर देखा। बीरबल, मेरी बातों में मजाक ढूंढना बंद करो। आज कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। कहीं कल रात आपने खाना खुद गर्म कर लिया हो तो समझ आता है, बीरबल ने धीरे से कहा। दरबार में एक हल्की हंसी की लहर उठी, लेकिन अकबर गंभीर रहे। बीरबल, कल मैंने दरबार में एक बेहद अहम ऐलान किया था, और आज मुझे वो याद ही नहीं कि मैंने कहा क्या था। दरबार में सन्नाटा छा गया। हुजूर, क्या ये वही ऐलान था जिसे आपने सबके सामने घोषित किया था? बीरबल ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, पर अब याद ही नहीं आ रहा। सिर्फ इतना याद है कि वो कोई बड़ी बात थी और किसी की जिंदगी उससे बदलनी थी। तो फिर? बीरबल ने इधर उधर देखा। क्या अब उस व्यक्ति की जिंदगी यूं ही अधर में लटकी रहेगी? बिल्कुल नहीं, अकबर ने गुस्से में कहा। मैं उस बात को वापस जानना चाहता हूं, और आज के आज जो भी दरबारी उसे याद दिलाएगा उसे इनाम मिलेगा, और जो गलत कहेगा उसकी सजा भी तय है। दरबारियों की जुगाली। पहले आया राजा टोडरमल। जहां पनाह, आपने कल कहा था कि हर व्यापारी को अब टैक्स में छूट दी जाएगी। नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं कहा। टोडरमल का चेहरा झुलस गया, जैसे किसी ने हिसाब की किताब जला दी हो। फिर अब्दुर्रहीम खाने खाना आए। बोले, आपने कहा था कि युद्ध में वीरता दिखाने वालों को जमीन दी जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया। ये मैंने 2 महीने पहले कहा था। वो कल की बात नहीं थी। अब दरबार एक अजीब तनाव से भर गया। कोई नहीं जानता था कल अकबर ने क्या कहा था, लेकिन सबको याद था कि कुछ खास कहा था, क्योंकि अकबर ने उस वक्त हाथ में म्यान से तलवार निकालकर घोषणा की थी। बीरबल, अकबर ने अब गहरी सांस ली। तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें भी याद नहीं? बीरबल ने अपनी मुस्कान छिपाते हुए कहा। मुझे तो हर वो बात याद रहती है जो आप कहते हैं, चाहे वो राजमहल में हो या रसोई में। तो बताओ, आखिर वो बात क्या थी? बीरबल थोड़ा झुके और बोले, हुजूर, क्या आप वाकई चाहते हैं कि मैं वो बात दोबारा दरबार में कहूं? बिल्कुल, यही तो आज का सवाल है। बीरबल की चुप्पी और चालाकी। तो फिर बीरबल ने कहा, मैं कहता हूं, अगर आप मुझे अकेले में सुनना चाहें तो मैं वह बात जरूर दोहराऊंगा, लेकिन यदि मैं उसे सबके सामने कहूं तो शायद आपकी नीयत पर सवाल उठें। अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई। क्या ये बात इतनी अजीब थी? नहीं हुजूर, बीरबल बोले, बस कुछ लोग उसका मतलब कुछ और निकाल सकते हैं। अब पूरा दरबार उत्सुकता से झुक गया। अकबर बोले, नहीं, मैं सबके सामने सुनना चाहता हूं। जो मैंने कहा था वो मैंने अपने होश में कहा होगा। कहो बीरबल। रहस्य खुलता है। बीरबल ने खड़े होकर कहा, कल आपने कहा था अगर किसी भी दरबारी ने अगले 7 दिनों में अपनी पत्नी को झूठ बोलते हुए पकड़ लिया तो उसे एक अतिरिक्त जागीर दी जाएगी। दरबार में ठहाका गूंजा। मंत्रीगण असहज हो गए। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं और वो कुछ पल के लिए बुत बन गए। क्या वाकई? अकबर ने धीमे स्वर में पूछा। हुजूर, आप तब कुछ हंस रहे थे और बोले थे, देखते हैं कौन मर्द अपने घर में अक्लमंदी दिखाता है। और आपने दस्तखत भी किए थे।
अब दरबार में असली गड़बड़ शुरू हुई। कुछ दरबारी इधर उधर देखने लगे, जैसे उनकी पत्नियां कहीं पर्दे के पीछे बैठी हों। अकबर अब मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अगर यही वो बात थी तो तुमने सही समय पर मुझे बचा लिया। अकबर की चाल, बीरबल की चालाकी। लेकिन बीरबल, अकबर बोले, क्या तुम सच कह रहे हो या ये तुम्हारा दाव है? बीरबल हंसे, हुजूर, मुझे यकीन है आपने वो बात कही थी, लेकिन कोई गवाह? हुजूर, आप खुद तलवार हवा में घुमाकर बोले थे, औरतें मर्दों से चालाक होती हैं। लेकिन अगले हफ्ते हम देखेंगे कौन ज्यादा चालाक है। अब अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। तो तुमने मेरी नासमझी को भी समझदारी में बदल दिया। बीरबल ने सिर झुकाया। अगर सम्राट की कही हर बात दरबार के आदेश बन जाए तो कुछ बातें मजाक में भी खतरनाक हो सकती हैं। अंत का मोड़ और सबक। अकबर ने फिर मुस्कुराकर बीरबल की पीठ थपथपाई। आज मैंने जाना, याददाश्त से ज्यादा जरूरी है विवेक। और बीरबल, तुमने दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। बीरबल बोले, हुजूर, जो बातें कहने से पहले तलवार निकालनी पड़े उन्हें दोहराना कई बार खुद पर ही वार होता है। अकबर ने उसी समय ऐलान किया, मैं अपना कल का ऐलान रद्द करता हूँ और जो भी बीरबल जैसी समझदारी दिखाएगा उसे ही इनाम मिलेगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। हर बात जो मजाक में कही जाए जरूरी नहीं कि उसे कानून बना दिया जाए। अकबर की खोई हुई बात ने दिखाया, जुबान का वजन कभी कभी तलवार से भी ज्यादा होता है। और बीरबल की सूझबूझ ने बताया, बुद्धिमानी का असली काम होता है राजा को उसकी ही बातों से बचा लेना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखें, कभी कभी याददाश्त से ज्यादा जरूरी होता है सही बात को सही वक्त पर बोलना। अगली बार मिलेंगे एक और उलझी हुई लेकिन मजेदार अकबर बीरबल की कहानी के साथ। अगली नई कहानी, बीरबल और वो जुलाहा जिसने कहा, मैं सच बुनता हूँ। शाही दरबार में उस दिन की सुबह कुछ अलग थी। न केवल आसमान साफ था बल्कि राजा अकबर का मूड भी असामान्य रूप से अच्छा था। लेकिन यह स्थिति ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ, दुबला पतला, झुकी कमर, कंधे पर एक कपड़े की पोटली, लेकिन आंखों में तेजी और चाल में अभिमान। आते ही उसने झुककर सलाम किया और गहरे स्वर में बोला, जहां पनाह, मैं हूँ जुबैर अली, एक मामूली जुलाहा लेकिन अपने हुनर में बेमिसाल। मैं झूठ नहीं बुनता हुजूर, मैं सच बुनता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो हमेशा शब्दों के खेल में रुचि रखते थे, थोड़े उत्सुक हुए। अकबर ने भौहें टेढ़ी की, सच बुनता है, इसका क्या मतलब? जहां पनाह, जुलाहा बोला, मैं जो कपड़ा बुनता हूँ उसमें उस व्यक्ति का छुपा हुआ सच उभर आता है जो उसे उड़ेगा। यह सच न किसी ने बताया होता है न किसी ने सुना होता है, यह वो सच होता है जिसे खुद वह व्यक्ति भी छिपा चुका होता है, शायद खुद से भी। अकबर हंसे, और तुम दरबार में आकर ये साबित क्या करना चाहते हो? मैं बीरबल को चुनौती देने आया हूँ, जुलाहा बोला। अगर बीरबल मेरी बुनाई में छिपा सच पढ़कर बता सके तो मैं अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। लेकिन अगर वो असफल हुए तो मुझे शाही दर्जा मिलेगा, सम्राट के लिए राजकीय सत्य बुनकर बनने का। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। बीरबल उठे, उनकी आंखों में मजाक की चमक थी। और तुम्हारा कपड़ा कहाँ है? जुलाहा मुस्कराया और अपनी पोटली खोली। उसमें एक बेहद महीन और सुंदर शॉल थी, रेशमी, हल्की, लेकिन उसमें कसी हुई बुनाई थी जो देखने में आम लगती थी, पर कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक बातें भी आम लगती हैं। इसे ओढ़िए बीरबल साहब, जुलाहा बोला, और फिर देखिए क्या आप अपना या किसी और का वो सच पकड़ पाते हैं जो इसमें दर्ज है।
बीरबल ने शॉल को हाथ में लिया। उसकी बुनावट में कहीं कोई शब्द नहीं थे, कोई चित्र नहीं, बस महीन रेखाएं थीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे अपने कंधे पर रखा, एक अजीब सी बात हुई। बीरबल की आंखें झपकीं। शॉल ओढ़ते ही उन्हें एक दृश्य दिखा। एक बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया, लेकिन उसने अपनी मां को फंसने से बचाने के लिए झूठ कहा। फिर वह बच्चा बड़ा हुआ, मंत्री बना और आज दरबार में शाही वजीर बनकर बैठा था। बीरबल ने तुरंत शॉल उतार दी। हुजूर, बीरबल बोले, ये कपड़ा सामान्य नहीं है, इसमें किसी के अतीत की परछाई है। लेकिन चुनौती यह नहीं है कि इसमें क्या दिखता है, चुनौती ये है कि ये दृश्य क्या दर्शाता है, सच या गलत व्याख्या। तो क्या देखा तुमने? अकबर ने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर देखा, मैंने वजीर आजम को एक झूठ बोलते देखा, वो झूठ जिसने उनकी मां को एक शर्मिंदगी से बचाया, लेकिन चोरी को ढक दिया। अब सवाल ये है, क्या वो झूठ बुरा था या नेक? दरबार में सब चौंक गए, वजीर सकपका गए। जुलाहा बोला, पर आपने शॉल से क्या देखा? ये सच नहीं है, यह दृश्य सत्य का अंश है। बीरबल बोले, लेकिन पूरा सच नहीं। एक बुनकर को सच्चाई बुननी आती है, मगर सच्चाई समझनी नहीं। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल, हुजूर, अगर सिर्फ चित्र दिखाना ही सच होता तो हर चित्रकार भविष्यवक्ता होता, पर यह दृश्य अतीत का एक टुकड़ा है, बिना संदर्भ, बिना पृष्ठभूमि। मैं कह सकता हूं कि ये सच्चाई का भ्रम है। और जुलाहा, सच्चाई नहीं, भ्रम बुनता है। जुलाहा पहली बार घबरा गया। अगर यही तुम्हारा उत्तर है, अकबर बोले, तो क्या हम माने कि तुमने चुनौती जीत ली? बीरबल बोले, मैंने चुनौती नहीं, नियत देखी। एक कपड़ा जो किसी को नंगा न करे, वही सच्चा वस्त्र होता है। जो शॉल दूसरों की इज्जत उधेड़ दे, वो सच नहीं, जुल्म होता है। अकबर ने तालियां बजाईं। बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया, समझ सिर्फ देखने में नहीं, समझने में होती है। और जुबैर अली, तुम शाही दर्जा पाने के योग्य हो, लेकिन एक शर्त पर। क्या हुजूर? जुलाहा बोला, तुम्हारी अगली शॉल बीरबल के लिए नहीं, खुद तुम्हारे लिए होगी, और अगर तुम्हें खुद का सच बर्दाश्त हुआ, तभी तुम महल के बाहर जाओगे। जुलाहा शॉल ओढ़ते ही कांप उठा, कुछ नहीं बोला, बस धीरे से पोटली समेटी और बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे चला गया। दरबार एक बार फिर हंसी और राहत की सांस से भर गया। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम न होते तो कपड़ों में लोग तलवारें छिपा लाते। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, कपड़े चाहे जैसा भी बुना जाए, अगर बुनने वाले के इरादे उलझे हों तो उस पर रेशम भी झूठ लगता है। अगली नई कहानी, बीरबल और वो बच्चा जो हर सवाल का जवाब नहीं पता देता था। शाही दरबार की सुबह सामान्य लग रही थी, पंखे झल रहे थे, उबासी लेते दरबारी बैठे थे, और अकबर के सिंहासन के ठीक सामने एक लोटा गंगा जल रखा था, जिसे देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आज का मुद्दा पानी का है या प्यास का। बीरबल ने आकर सिर झुकाया, जहां पनाह, आज का विषय शांति लग रहा है, लेकिन आपकी नजरें कुछ अलग बुन रही हैं। अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया। तभी एक सिपाही एक 11-12 साल के बच्चे को हाथ पकड़कर दरबार में लाया, नंगे पांव, उलझे बाल, लेकिन चेहरा इतना शांत जैसे दुनिया की सारी परेशानियां उसने पहले ही नापता कहकर टाल दी हों। अकबर बोले, इस बच्चे को चांदनी चौक से लाया गया है। सुबह से गलीगली लोगों से उलझ रहा था, कोई उससे पूछे कुछ भी जवाब होता है, नहीं पता। दरबार में हंसी की फुसफुसाहट शुरू हो गई। नाम क्या है तुम्हारा? अकबर ने पूछा। नहीं पता। कहां से आए हो? नहीं पता। मां बाप कौन हैं?
नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दें तो ये मंत्रिमंडल में भर्ती हो सकता है। आधे तो वैसे भी हर सवाल पर यही कहते हैं। अकबर बोले, मैं चाहता हूँ बीरबल कि तुम इस बच्चे से सच उगलवाओ या फिर साबित करो कि उसका नहीं पता असल में कितना गहरा है। बीरबल बोले, अगर दरबार इजाजत दे तो मैं इसे एक दिन के लिए अपने साथ ले जाऊं। अकबर ने हामी भरी और बच्चा बीरबल के हवाले कर दिया गया। बीरबल का पहला प्रयोग, दूध वाला सवाल। बीरबल ने बच्चे को अपने घर ले जाकर सामने एक कटोरा दूध रखा। ये क्या है? नहीं पता। अगर तुमने पी लिया तो मिठाई मिलेगी। बच्चे ने पी लिया। अब बताओ क्या पिया? नहीं पता। बीरबल मुस्कुराए। अब खेल शुरू था। दूसरा प्रयोग, नाम की चाय। बीरबल ने अपने सबसे बुद्धिमान सेवक से कहा, इस बच्चे को 2 घंटे तक सिर्फ उसका नाम ले लेकर पुकारो, राजा बेटा, राजा उठो, राजा चलो। 2 घंटे बाद बीरबल ने बच्चे से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, नहीं पता। शायद राजा। बीरबल चौंके नहीं, यही तो चाहिए था। अब तीसरा प्रयोग कठिन होना था। तीसरा प्रयोग, गहरी स्मृति की चुनौती। बीरबल बच्चे को उस गली में ले गए जहां से उसे पकड़ा गया था। हर नुक्कड़, हर दुकान पर उसे ले जाया गया। एक जगह बच्चा थम गया, एक हलवाई की दुकान के सामने। यहाँ क्या हुआ था? बीरबल ने पूछा। बच्चा धीरे से बोला, नहीं पता, पर यहाँ कुछ अच्छा लगता है। हलवाई हंसा, हुजूर, ये बच्चा 2 दिन से हर सुबह यहीं आकर बैठता था। मैं इसे जलेबी देता था और ये कुछ नहीं कहता था, बस देखता रहता था। बीरबल ने सिर हिलाया, जैसे कोई लंबा सूत्र अब सुलझने लगा हो। दरबार में वापसी, बीरबल का खुलासा। अगले दिन दरबार में फिर वही बच्चा पेश हुआ। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, इस बच्चे की गुत्थी सुलझी? बीरबल बोले, हुजूर, यह बच्चा अपनी याददाश्त नहीं खो चुका, यह बस बोलने से डरता है। इसने दुनिया से कुछ ऐसा सीखा है जो इसे हर जवाब से दूर करता है। कैसे? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, मैंने इससे झूठ नहीं, आदत तोड़ी है। यह हर जवाब में नहीं पता इसलिए कहता है क्योंकि यही इसे सिखाया गया है, शायद किसी भय से, किसी सजा से, किसी असहाय अनुभव से। बच्चे ने आगे बढ़कर खुद कहा, मैं बोलता था, बहुत कुछ बोलता था, लेकिन जब मैंने अपने अब्बा को किसी गलत काम में देखा और किसी को बताया तो मुझे घर से निकाल दिया गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। तब से मैंने ठान लिया, कुछ न कहूंगा, क्योंकि सच से सब नाराज हो जाते हैं। अकबर की आंखें नम हो गईं। बीरबल, अब इस बच्चे का क्या होगा? हुजूर, बीरबल बोले, इसे एक गुरुकुल में दाखिल कराया जाए, जहां बोलने की आजादी हो, डर नहीं। और मैं स्वयं इसे हर हफ्ते मिलने जाया करूंगा, ताकि ये जाने की पता होना कोई जुर्म नहीं होता। अकबर ने सिर झुकाकर हामी भरी। बच्चा धीरे से मुस्कराया, पहली बार। और जब बीरबल ने उससे जाते जाते पूछा, अब बताओ क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने नजरें मिलाकर कहा, मुझे नहीं पता, पर अब जानना चाहता हूं। अगली नई कहानी। बीरबल और वो संगीतकार जो हर सुर को उल्टा गाता था। शाही दरबार के बीचों बीच आज एक अजीब सी सजावट की गई थी। न तो कोई युद्ध जीतकर आया था, न कोई परदेशी दूत पधारे थे, और न ही बीरबल की किसी चतुराई का जश्न हो रहा था। फिर भी गली गली में शहनाइयां बज रही थीं और दरबार में एक विशेष मंच बनवाया गया था, ऐसा मंच जिस पर आज अकबर के आदेश से सिर्फ एक आदमी गाने वाला था।
उसका नाम था स्वरानंद। दूर दक्षिण से आया एक संगीतकार, जिसके बारे में मशहूर था कि वो हर सुर उल्टा गाता था। मतलब अगर कोई सारेगा से शुरुआत करता तो स्वरानंद निधापा से गाता। लेकिन उसकी अजीब बात ये थी कि वो हर बार चाहे कोई भी राग हो उसे उल्टा गाकर भी उतना ही सुंदर, मधुर और गूढ़ बना देता था। अकबर को जब इसकी खबर मिली तो उन्होंने कहा, जिस आदमी की हर बात उल्टी हो वो या तो पागल होगा या फिर कोई बहुत बड़ा कलाकार। दोनों ही हालातों में उसे देखना बनता है। बीरबल हंसे थे, या फिर जहांपनाह वो दोनों हो सकता है, और तब तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम उसे बुलाएं। स्वरानंद की पहली प्रस्तुति। जब स्वरानंद दरबार में पहुंचा, उसके साथ एकमात्र वाद्य यंत्र था, एक तारा, जिसे उसने उल्टा पकड़ रखा था। बैठते ही उसने ना सलाम किया, ना कोई भूमिका दी, बस एक लंबा सांस खींचा और गाने लगा। सारे गाम पाधानी की जगह निधा पामगारे सा। और क्या कमाल, पूरा दरबार मंत्रमुग्ध। संगीत उल्टा जरूर था, लेकिन उसकी लय, उसकी आत्मा और उसका असर सीधा दिल पर वार कर रहा था। गाना खत्म हुआ तो कुछ पल कोई तालियां तक नहीं बजा सका, जैसे सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि उल्टे सुर भी ऐसे असरदार हो सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम तो सच में संगीत के सूरज हो जो उल्टा उगता है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुम हर चीज उल्टी ही करते हो? स्वरानंद ने मुस्कुराकर कहा, हाँ जहांपना, मैंने जीवन ही उल्टा जीना सीखा है। बीरबल उठे और बोले, क्या इसका मतलब है तुम पहले रोते हो फिर हंसते हो? बिल्कुल, स्वरानंद बोला, क्योंकि मैं मानता हूं कि हंसी के बाद रोना आता है। तो क्यों न पहले रोकर काम निपटा लें? दरबार में ठहाका गूंजा। अकबर की चुनौती। अकबर बोले, अगर तुम हर चीज उल्टी कर सकते हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। कल सुबह दरबार में आओ और हमें उल्टे सुर में एक ऐसी कहानी सुनाओ जिसमें कोई भी सीधा संवाद, सीधी सोच या सामान्य क्रम न हो, और फिर भी वह कहानी हमें समझ में आए और हमें भावुक भी करे। स्वरानंद ने सिर झुकाया, स्वीकार है, लेकिन एक शर्त है, कल मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो फिर कहानी कैसे सुनाओगे? अकबर चौंके। मेरे उल्टे सुरों से, स्वरानंद ने कहा। अगले दिन का चमत्कार। सुबह दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। लोग जानना चाहते थे कि कोई आदमी बिना बोले उल्टे सुर में कोई कहानी कैसे सुना सकता है। स्वरानंद आया, बैठा और एक उल्टा राग छेड़ दिया, धीमा, रहस्यमय और बेचैन कर देने वाला। फिर सुरों में एक तेजी आई। स्वरानंद ने राग को ऐसे मोड़ा कि सबको महसूस हुआ एक बच्चा है जो घर से भाग गया है। फिर सुर भारी हुए, जैसे वो बच्चा किसी शहर में खो गया हो। फिर सुर और ऊंचे और एक जगह आकर थम गए, जैसे बच्चे ने मां की पुकार सुन ली हो। फिर एक मीठा राग चला, ऐसा राग जो लगता था जैसे किसी ने आंसू पोंछे हों। अंत में सुरसा पर खत्म हुआ, लेकिन वो सा भी उल्टा था, यानी वापसी का संकेत। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन दरबार रो रहा था। अकबर की आंखें भीगी थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, आज शब्द हार गए और उल्टे सुर जीत गए। बीरबल का सवाल। बीरबल उठे और बोले, स्वरानंद, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। स्वरानंद मुस्कराया, कहो। क्या तुम एक बार, सिर्फ एक बार सीधा गा सकते हो? दरबार में सन्नाटा। स्वरानंद ने आंखें बंद की। बहुत देर तक चुप्पी रही। फिर बोले, नहीं।
क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि अगर मैं सीधा गाने लगूंगा तो मुझे सब सीधा दिखने लगेगा, और जब सब सीधा दिखने लगे तो मुझे तुम्हारा समाज सबसे टेढ़ा लगने लगेगा। बीरबल मुस्कराए। मतलब तुम उल्टे गा गा कर हमारी दुनिया को सीधा देखना चाहते हो? हाँ, स्वरानंद बोला, क्योंकि तुम्हारी दुनिया में लोग सामने बैठकर भी पीठ दिखाते हैं और मेरी उल्टी धुन उन्हें उनका असली चेहरा दिखा देती है। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने स्वरानंद को राजकीय रागदूत की उपाधि दी और बीरबल ने धीरे से कान में कहा, जहां पनाह, पहली बार किसी ने उल्टे होकर हमें सीधा देखा है। अगली नई कहानी। बीरबल और वो कलाकार जिसने कहा, मेरा हर चित्र जिंदा हो जाता है। शाही दरबार में आज कुछ असामान्य था। आमतौर पर जहां रंग बिरंगे वस्त्रों में मंत्री, दरबारी और मेहमान मुस्कुराते मिलते थे, वहीं आज एक अजीब सी चुप्पी फैली थी। अकबर बादशाह सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी नजरें सामने खड़े एक दुबले पतले अधपगले से आदमी पर जमी थीं, जिसने खुद को चित्रबान नामक चित्रकार बताया था। चित्रबान ने दरबार में आते ही घोषणा की थी, जहां पनाह, मैं वो चित्रकार हूं जिसकी बनाई हर तस्वीर जीवित हो जाती है। हंसी की एक धीमी लहर दरबार में दौड़ गई। कुछ दरबारी मुस्कुराए, कुछ खिलखिलाए, लेकिन अकबर की आंखों में जिज्ञासा थी। और बीरबल, वो सिर्फ उस आदमी की आंखों में देख रहे थे। तुम्हारा मतलब है तुम जो भी चित्र बनाते हो वो जिंदा हो जाता है? अकबर ने पूछा। जी जहांपना, चाहे वो आदमी हो, जानवर हो, परछाई हो या अग्नि, मेरी कला में जीवन का बीज होता है। बीरबल ने धीमे स्वर में पूछा, तो अब तक कितने लोग तुम्हारे चित्रों से पैदा हो चुके हैं? इतने कि मेरे गांव वालों ने मुझे भगा दिया। उन्हें डर था कि मेरी बनाई तस्वीरें रात में खेतों में घूमती हैं। दरबार में एक और हंसी की लहर उठी, लेकिन अकबर गहराई में उतर चुके थे। ठीक है, उन्होंने घोषणा की, हम तुम्हारी चुनौती स्वीकार करते हैं। तुम दरबार में एक चित्र बना, और अगर वो सच में जिंदा हो गया तो हम तुम्हें शाही चित्रज्ञ घोषित करेंगे, और अगर नहीं तो तुम्हें उसी चित्र में कैद करवा देंगे जीवन भर के लिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। पहला चित्र एक सिपाही। चित्रबान ने मांगा एक सफेद कपड़ा, काला कोयला और एक दीवार।